अस्सलाम वालेकुम जी। मनोर शिराज, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? या अजमल, मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर आ रही है, बिल्कुल आ रही सर आवाज आपकी। माशाल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी बेटा, सर आ रही है आवाज। कोई बात पूछनी है बेटा आ आपने? रही है सर आवाज। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। कोई क्वेश्चन आपने पूछना नहीं? कोई बात कल लेक्चर से आपने पूछनी है नहीं? सर मैंने कल वाला लेक्चर नहीं लिया, पर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया था सर। जी अच्छा सर, उसमें एक बात थी कि 6 माह वाला और सर 15 दिन वाला जो स्टे होता सर, हाँ ये हाँ, क्या चीज सर? 15 दिन का क्यों स्टे दिया जाता सर? मुझे जो है ना, एड इंटरम स्टे, समझ आ रही बात की? जी सर। एड इंटरम विदाउट हियरिंग द अदर साइड, ठीक है। यानी कि जब कोर्ट आप जाते हो, आप कहते हो कि मेरा जो है इसमें जो नुकसान हो रहा है, लोग मेरे पे हमलावर हो चुके हैं, और विदाउट हियरिंग द अदर साइड, यानी कि अगर उसको आप समन या प्रोसेस इशू करेंगे, उसको बुलाएंगे तो लेट हो जाएगी। तो लिहाजा मुझे जो है, ये मेरी जान को खतरा है, ये मेरे माल को खतरा है, तो मुझे स्टे ग्रांट कर दिया जाए। तो आप क्या कर सकते हो, जो स्टे आपको ग्रांट कर दिया जाएगा ऑन द हियरिंग ऑफ वन साइड, उसे कहते हैं एड इंटरम। दैट में भी जो है फॉर द टाइम ऑफ 15 डेज, ठीक है। ये होता है एड इंटरम स्टे, जो आपको सुन के वक्त आपके कहने पे आपको कोर्ट ग्रांट कर देती है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक होगा सर, जो ठीक होगा, समझ दूसरा लगी स्टे सर। मतलब वो किस दूसरे को सुनना ही नहीं, उसी वक्त दे देना जी, इसे कोर्ट कहते ने। हैं एड इंटरम। समझ आ गई बात की? जो उसके बाद इविक्शन है, उसकी दो किस्में हैं, एक है टेम्परेरी और एक है परपिचुअल। समझ आ गई बात की? टेम्परेरी के बारे में हमने जो है उसका जिक्र हमने शुरू किया हुआ है जी, ठीक है। आज उसको हमने देखना है। तो यहाँ तक कोई बात अगर आपने भाईजान पूछनी है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ठीक होगा सर, ठीक होगा। जी जी सर, शुक्रिया सर। जी, वेलकम जी। और कोई बात आपने पूछनी है किसी ने? अच्छा, ये तस्वीर बेटा मैं सेंड करूंगा आपको ग्रुप में। ठीक है जी, ये तस्वीर ग्रुप में मिल गई है जी आपको? तस्वीर बेटा ग्रुप में मैंने भेज दी है, ठीक है। अच्छा, अब बेटा हम आते हैं किसकी तरफ? जो हमारा है ना जी, रूल 3, ठीक है। क्या है भला? रूल 3, आर्टिकल 39, रूल 3। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये फिलहाल सबको नोट कर रहा हूँ जी। अगर किसी ने कोई बात मेरे से पूछनी है तो आपने मेरे से बाद में पूछ लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात आ गई किस चीज़ की जी? रूल 3 के। समझ आ गई बात की कि कोर्ट ने जब भी बेटा स्टे ग्रांट करना है ना, कोर्ट ने क्या करना है, जब भी अपॉन एप्लीकेशन ऑफ पार्टी उसने स्टे ग्रांट करना है ना, तो कोर्ट ने क्या देना है, दूसरी पार्टी को नोटिस देना है। समझ आ गई बात? इन ऑल केसेस, समझ आ गई बात की? जहाँ पे स्टे ग्रांट किया जाएगा तो कोर्ट ने क्या करना है, दूसरी पार्टी को क्या साथ देना है, नोटिस साथ देना ही देना है। रूल 3 जो है ये कहता है। समझ आ गई बात की? अच्छा, उसके बाद उसने ये लिखा कि जो आपका जो टाइम हम पढ़ रहे थे वहाँ पे, अगर आपको याद हो, ठीक है, कि जहाँ पे अगर आपका मैटर है किस चीज़ का डिफॉल्ट है, किस चीज़ में सेल ऑफ गुड्स का है ना, सेल ऑफ गुड्स, तो वहाँ पे आपकी क्या है भला, या डेप्ट इन प्लेज है। समझ आ गई बात की? या उसके बाद अगर आपका कोई
गवर्नमेंट फंक्शन कोई इदारा गवर्नमेंट का है तो वहां पे स्टे ग्रांट किया गया है, या आपकी कोई एक ऐसा इदारा जो कि कोई कारपोरेशन है या कोई चीज है, समझ आ गई बात की, तो वहां पे जब कोर्ट स्टे ग्रांट करेगी तो याद रखिए, यानी कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट सपोज आते हैं आपके ये एसी साहब आते हैं, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन होता है, या आपका कोई एक ऐसा घर जो कि सरकारी जमीन पे है या कोई, यानी कि गवर्नमेंट जो है खुद वो क्या करती है, एक्शन लेती है ना जी आपके खिलाफ, ठीक है, तो उसके लिए टाइम है नॉट लेस देन 2 days और नॉट मोर देन 7 days, यानी कि जो आपको नोटिस दिया जाएगा, समझ आ गई बात की, तो वहां पे 2 दिन से कम नहीं होगा और 7 दिन से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता चलूं, जो हमें टेम्परेरी इंजंक्शन का पढ़ा हुआ था, जो पुरानी किताबों में लिखा हुआ था वो 6 month, जो कि आप कितना हो चुका है 1 साल। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि नोटिस जो रूल 3 है ना, क्योंकि हमने रूल कल 2 तो हमने पढ़ लिया था, 2 लास्ट तक 2 3 तो हमने कंटेम्प्ट पढ़ी थी, उसके बाद मैं आपको बताता चलूं 3 है। 3 ये कहता है कि जनाब जब भी आपने स्टे ग्रांट करना है ना, स्टे ग्रांट करने के बाद आपने क्या करने हैं जी, आपका अल्लाह भला करे, आपने पार्टी को क्या करना है, नोटिस देना ही देना है। आपने क्या करना है, पार्टी जो अपोनेंट पार्टी है उसको क्या देना है जी, आपने उसको नोटिस देना ही देना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको टाइम लिमिट बता दिया कि जब अगर आपको कोई है डिफॉल्ट इन पेमेंट रिगार्डिंग द सेल ऑफ गुड्स, या कोई आपका डेप्ट ऑफ प्लेज का कोई आपका है, या गवर्नमेंट अगर आपको कोई लेना चाह रही है लेकिन आपका मकसद वुड बी डिफीटेड बाय डिले, यानी कि आप क्या चाहते हो कि इसमें डिले हो, लेकिन ला ये कहता है कि अगर आपने इन मामला में स्टे ग्रांट करना है तो नॉट लेस देन 2 days और मोर देन 7 days, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रूल जो है बेटा, इसमें रूल जो आपका 4 है, ठीक है बेटा, ठीक है, जो रूल आपका 4 है ना बेटा, ठीक है, वो कहता है कि आपका जो ऑर्डर है इसका इंजंक्शन का, जो स्टे का ऑर्डर एक दफा कोर्ट ग्रांट कर देती है, वो किसी भी टाइम उसको क्या कर सकती है, डिस्चार्ज भी कर सकती है, उसको वेरी भी कर सकती है और साथ उसको सेट असाइड भी कर सकती है। समझ आ गई बात की, बात समझ आ रही है। अगर कोर्ट ने स्टे आपको ग्रांट की है वो किसी भी टाइम उसको क्या कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है, वेरी भी कर सकती है, और बात याद रखिएगा उसको सेट असाइड भी कर सकती है। अगर आपका ऑर्डर डिस्चार्ज हो जाता है, कोर्ट वेरी कर देती है, ये कोर्ट क्या करती है बेटा, आपका सेट असाइड कर देती है, देन यू हैव अ राइट टू फाइल एन अपील अंडर ऑर्डर जो आपका है 43 रूल 1, ठीक है, ऑर्डर 43 रूल 1 अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट अपॉन सच मैटर। तो ये डिस्चार्ज करती है तब भी, अगर सेट असाइड करती है तब भी, और अगर आपकी कोर्ट क्या करती है, उसको वेरी करती है, ऑर्डर को चेंज करती है, तो आप उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो, ऑर्डर 43 रूल 1। समझ आ गई बेटा बात की। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, इसी में अल्लाह आपका भला करे, एक तो लाइट, इसके बाद जो बेटा 4A है, इसमें आपको बता दूं वाज़ेह तौर पे इफेक्ट ऑफ द जो है, अल्लाह आपका भला करे, बता दिया गया कि इस स्टे का क्या होगा इफेक्ट। याद रखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आप इसकी जाके लाइन पढ़ोगे 6 month, लेकिन अब ये कितना हो चुका है 1 साल। ये अमेंडमेंट हुई थी जो सीपीसी में, उसमें ये बढ़ा के कहा क्या कर, टेम्परेरी इंजंक्शन का जो दौरानी है ना बेटा, वो कितना बताया गया था पहली किताबों में 6 month था, जो कि आप बढ़ा के कितना कर दिया है 1 year। तो 4A जो है ना वो यही कहता है कि जो आपका ये इंजंक्शन है, टेम्परेरी इंजंक्शन है, इसकी जो टर्म है वो कितने है आपका 6 month है, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो इसमें लफ्ज लिखा है ना कि अनलेस ऑन द डे द केस इज फाइनली डिस्चार्ज, फाइनली डिसाइडेड और सेट असाइड बाय द कोर्ट ऑन अर्लियर स्टेज, ठीक है। यानी कि कहते हैं कि जो आपका स्टे का इफेक्ट है ना कब तक होगा, स्टे कब तक कंटिन्यू रहता है। तो भाई मैंने आपको पहले बता दिया था कुछ प्रोसीडिंग्स हो या ना हो, ठीक है, कुछ प्रोसीडिंग्स हो या नो, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, स्टे का जो दौरानी है पहली पुरानी किताबों में कितना लिखा हुआ था 6 month, जो कि आपके बढ़ा के गालबन 1 साल कर दिया गया। लेकिन जो इस स्टैच्यू में वर्ड है आपकी सीपीसी में आर्टिकल 39 रूल 4A में जो लिखा हुआ है जी, उसमें उसने वाज़ेह तौर पे लिख दिया कि अनलेस द केस इज डिसाइडेड डिस्चार्ज और सेट असाइड बाय द कोर्ट एट अर्लियर स्टेज। तो यानी कि अब बात समझ आ गई, टेम्परेरी इंजंक्शन की जब तक आपकी कोर्ट क्या नहीं कर देती, फैसला नहीं कर देती, उस टाइम तक इसका इफेक्ट रहना ही रहना है। अदरवाइज इसके जो ये नई अमेंडमेंट हुई है उसमें उन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया जी, 6 माह से बढ़ा के आपका जो है
साल कर दिया, 1 साल उसका जो टेन्योर है इसमें आपने चेक कर लेना। जितनी भी ये रूल 4A में बातें लिखी हुई है इसमें हर चीज जो अगर ये सर्कमस्टांसेस होंगे तो याद रखिएगा उसके टेन्योर कितने हैं, वो 6 मंथ से बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया। समझ आ गई। उसके बाद रूल 5 है बेटा कि जो स्टे है ना, स्टे अगर कोई कारपोरेशन है, जो नाम कारपोरेशन है, हम सपोज कहते हैं कोई आप कारपोरेशन की मिसाल ले लो, वो कहता है वो कारपोरेशन की हद तक इन्फोर्सेबल नहीं है। जितने भी कारपोरेशन के मेंबर्स हैं, जितने भी उसके ऑफिसर्स हैं, जितने भी लोग उस कारपोरेशन के बिहाफ पे काम कर रहे हैं और उन जिनका वो काम यानी कि जिससे में मुतल्लक है, वो स्टेज जो वो कोर्ट ग्रांट करेगी, याद रख लीजिएगा दैट द बाइंडिंग अपॉन द एवरी मेंबर एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कारपोरेशन। जितने भी उस कारपोरेशन के मेंबर्स हैं ना जी, जितने भी उस कारपोरेशन के मेंबर्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो कनेक्टेड हैं उस कारपोरेशन के साथ, ठीक है, उन तमाम पे जो अगर कोर्ट किसी कारपोरेशन के अगेंस्ट स्टे ग्रांट करती है तो इज बाइंडिंग अपॉन आ सच जो है कारपोरेशन। तो ये सारी बातें थी जनाब आपकी किसकी भला अल्लाह आपका भला करे बेटा इसमें टेम्परेरी स्टे के बारे में, टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में समझ आ गई बात की। अब इस ऑर्डर का दूसरा हिस्सा कल मैं आपको बता चुका हूँ दैट डील्स विद द इंटरोगेटरी ऑर्डर्स, ठीक है, रूल 6 जो है समझ आ गई बात को। और मैं आपको बता चुका हूँ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस, ठीक है, कोर्ट बहुत सारे ऑर्डर पास करती है विच आर नॉट जो है फाइनल बट एंड कोर्ट नॉट डिटरमिन द कंक्लूसिवली, ठीक है। अब कोर्ट क्या करती है, मुख्तलिफ ऑर्डर्स पास करती रहती है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, तो हम उन ऑर्डर्स को क्या कहेंगे, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स। समझ आ गई बात की। तो कल ये बात हमने पढ़ी थी, इसकी डेफिनेशन भी हमने की थी, तो इंशाल्लाह ये लेक्चर के बाद ये हम इसको देख लेते हैं। ये इसका क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। और खुदा के लिए पढ़ लिया करो, सीपीसी जितनी मेरे पास थी मैंने आपके लिए जितना मैं आपके लिए कर सकता था बेटा, बेशक सीपीसी 1 थी, मैंने मोस्टली क्वेश्चन उन पे फोकस किया जो आपके सीपीसी 1 के थे और ये मैंने आपको शेयर कर दिए, ठीक है। और एक दफा पढ़ लीजिएगा, इसमें गलतियां खामियां तो अगर हों तो खुसूसन ये जो पढ़ाकू लोग हैं, ठीक है, तो आपको लगे तो आप मेरे से भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका रूल 6 के कोर्ट जो है ना किसी भी टाइम क्या कर सकती है इन मामलात के लिए। अब ये जो मैं बता दूं कि ऑर्डर पास कर सकती है इन टर्म्स सेल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल है, किसकी एप्लीकेशन की, आपका प्लेंटिफ की एप्लीकेशन पे या डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पे, जो कि सूट्स में पार्टी है ना, किसी की भी एप्लीकेशन पे उस मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का कह सकती है, जिसका खराब होने का या तबाह खराब होने का या जो तबाह होने का खतरा हो। समझ आ गई बात की, या कोई क्रूसर सब्सटेंस हो, हम ऐसे कह दें एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कोर्ट ने अटैच किया और उसको ये पता है कि वो खराब हो जाएगी, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको सेल करवा सकती है। और इसका जो ड्यूरिंग द सेल जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस जो ऑर्डर होगा वो कौन सा ऑर्डर होगा, आपका इंटरलोकेटरी ऑर्डर होगा। समझ आ गई बात की। उसकी जो अमाउंट होगी वो कोर्ट क्या करवाएगी। अच्छा, इसके बाद अगर कोर्ट समझती है कि किसी चीज की डिटेंशन, किसी की प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है उसकी हिफाजत, ठीक, और इंस्पेक्शन, ठीक है, कोर्ट किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे क्या कर सकती है, इस इन 3 मामलात के लिए फॉर द पर्पस ऑफ डिटेंशन, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन, समझ आ गई बात की, कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है। और ये ऑर्डर कौन सा होगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर होगा। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, उसके बाद अगर कोर्ट समझती है कि किसी शख्स को, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को, वो चाहती है कि फॉर एनी पर्पस, समझ आ गई, अगर किसी के घर दाखिल होना पड़ता है, किसी बिल्डिंग में दाखिल होना पड़ता है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है। समझ आ गई बात की। तो the court may order to the person to enter upon or into the land or building, to land or building, समझ आ गई बात की, किस मकसद के लिए, for all the purpose of sample to be taken or experiment to be tried। इन मामलात के लिए कोर्ट जो भी ऑर्डर पास करेगी वो कौन सा ऑर्डर होगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर होगा। उसके बाद है बेटा कि आपका जो अगर प्लेंटिफ है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर के लिए जब यानी हमको कहते हैं कि एक एप्लीकेशन हम चाहते हैं कि कोर्ट ऑर्डर पास करे जो कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर होगा, तो अगर मुद्दई एप्लीकेशन देता है तो उसने फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस देना है किसको, डिफेंडेंट को। अगर डिफेंडेंट एप्लीकेशन देता है मुद्दई के खिलाफ तो इसी ने जो आपका डिफेंडेंट है उसने भी पहले क्या करना है, नोटिस देना है मुद्दई को, इसके बाद प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होनी है। समझ आ गई बात की। उसके बाद इमीडिएट पोजेशन है। समझ आ गई बात की। जैसे कल रायसा फरमा रहे थे, अगर ऐसे मामलात अगर कोर्ट समझते इमीडिएट पोजेशन के हवाले से तो कोर्ट कोई ना कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर पास कर सकती है। उसके बाद जो रूल 10 है बेटा,
इसमें वाज़ेह तौर पर अगर डिपॉजिट ऑफ मनी है विद इन द कोर्ट है या आउटसाइड द कोर्ट है, यानी कि जो अटैचमेंट है बिफोर द जजमेंट, आर्डर 38 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। आर्डर 38 में अगर कोई आर्डर, यानी कि हम बिफोर दी प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट, ये याद रखिएगा, कोर्ट किसी भी किस्म का आर्डर पास कर सकती है, और जो आर्डर पास करेगी वो आर्डर कौन सा होगा जी? इंटरलोकेटरी आर्डर होगा। तो मैं आगे बेटा बात की अब स्टे के बारे में, इंजंक्शन के बारे में, तो या आपने इंटरलोकेटरी आर्डर के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना तो जी बिस्मिल्लाह, एक्सेस हर किसी के पास आ चुकी है। ठीक है, एक तो यहाँ पे लाइट नहीं है बेटा, ठीक है, आ रही है, और यहाँ पे फिर ये आंख मचोली हाइड एंड सीक खेल रही है। तो आपने कोई क्वेश्चन करना है तो जी बिस्मिल्लाह, हर सिंगल वन। स्टे के बारे में कोई बात पूछनी है, और याद रखना बेटा, जिसको स्टे का नहीं ना पता, ठीक है, वो सिविल की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। समझ आ गई? अब किसी ने क्वेश्चन पूछना है, किसी ने कंप्यूटर फोरम के हवाले से पूछना है, समझ आ गई बेटा बात की? जी बिस्मिल्लाह, आप पूछें। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है वो हमें कॉज ऑफ एक्शन राइज होने के बाद हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कोर्स सूट फाइल करने के बाद, सूट फाइल कर दिया कि हमारा जो कॉज ऑफ एक्शन ये है। तो मेरी बात गौर से सुनी हुई है, डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, शेयर हो रहा है आपको क्वेश्चन, अभी मैं 2 मिनट में शेयर कर देता हूं इस लेक्चर के फौरन बाद। मैंने कहा ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ ठीक है सर, मुनव्वरशरात, ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ, ठीक है सर, जी ओके सर। अच्छा सर, ये उसने कहा कि फॉलोइंग द डे ऑन व्हिच इट इज मेड अनलेस द केस इज फाइनली डिसाइडेड। हाँ जी, जब तक केस डिसाइड नहीं होगा, हमारे पास साल का होगा। मुर्शिद मेरी बात सुने ना, ये तो कोर्ट ने अपने आर्डर में लिख देना होता है। एक बात, जब तक कोर्ट अपने फैसले में नहीं लिखती ना, उस टाइम तक जो आपको ये है ना ग्रांट, यानी कि वो 1 साल तक आपका पीरियड चलता रहेगा। अगर कोर्ट डे टू डे आपको वो एक्सटेंड करती जाती है, प्रोसीडिंग करती जाती है। और देखो, अगर कोर्ट ने आपका स्टे कंफर्म करना है ना, फिर उसने क्या करना है, फाइन अपनी ओपिनियन ले लेना है, किस चीज से? आपकी हाई कोर्ट से। फिर हाई कोर्ट के साथ मिलकर जो आपका टेम्परेरी इंजंक्शन होगा आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ केस, यानी कि जब आपको डिग्री ग्रांट कर दी जाएगी, वो ही केस जो कोर्ट आपको रिस्ट्रेंट करती है, आपके हक में फैसला करती है, तो वो स्टे क्या कहलाता है? परमानेंट स्टे। कौन क्या कहलाता है? परपेचुअल स्टे। और इसके जो सर बात इसमें ये है एक कि ये जो साल का दौरान है इसमें को डिसाइड नहीं होता। जी जी, इसमें अगर वो फैसला डिसाइड नहीं, मुझे बात सुने, इसका मतलब ये है कि इसका जो इफेक्ट है ना आपके स्टे का, आपके जो इफेक्ट का स्टे है ना, इफेक्ट है जो स्टे का, इसका दौरानिया पहले 6 माह था, अब ये 6 माह बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1 साल कर दिया गया। और पहले पता लोग क्या करते थे, लोगों का स्टे भी होता था, लेकिन लोग इसके बावजूद बाहर नहीं आते थे, लोग काम करते रहते थे, लोग यानी कि कोर्ट को मानते नहीं थे, कंटेम्प्ट करते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, जो आपका रूल 2 जो कल हमने पढ़ाया था, सब रूल 3, ये अमेंडमेंट के बाद उन्होंने डाल दिया कि भाई नहीं, अब डिटेंशन भी होगी फॉर द टर्म ऑफ 6 मंथ, और जो है वो अटैचमेंट भी होगी। कौन सी? उस जो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर है वो भी अटैच हो सकती है, या जो कंटेम्प्ट करने वाला है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, कोर्ट उसको भी क्या कर सकती है? अटैच कर सकती है। जी सारी आवाज आ रही है मेरी? मैंने सुनिया था सही, तो हम समझ लगी। जी, और जी बेटा, किसी ने और कोई बात पूछनी हो? जी 8th सेमेस्टर वालों, आपने कोई बात पूछनी है? 3 ईयर मॉर्निंग वालों, आपने बेटा कोई बात पूछनी है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, जमाल साहब का खान स्पीकिंग। सर अल्लाह का शुक्र। सर कैसे हैं सर? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सर माशाल्लाह सर, बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं सर आप। वहाँ पे नेट की फैसिलिटी भी नहीं है सर माशाल्लाह। आप टाइम देने से इतना ही बहुत हमारे लिए। चलें जी, आप दुआ करें, बात जितना हो सके मेरे हक में दुआ कर दिया करें। सर आप कैसी बात करते हैं सर? लव यू, मैंने तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है सर। अच्छा चलें, थैंक यू थैंक यू। बड़े बड़े सुल्तान सिकंदर देखे हैं जो ये क्लासरूम के दरवाजे पे छोड़ के चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी का गेट तो फिर भी दूर है।
सर सर फिर वो लानत हो ऐसे बंदे पे सर, मेरे खून में ऐसी ये चीज नहीं है सर, आपकी शक्ल तला बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चलें ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे हो? बड़ा कोई ठरकी है। राय तू जदों ही मारनी चवल ही मारनी। सर मैं ना अभी और लानत तेरे तेरे सर की। सर मैं इधर ना सर अभी ना सर ऑफिस से फ्री होके हैं सर, लिए क्लब आए हैं सर, यहाँ पे कुछ है शायद। अच्छा चलें, क्या बात है, क्या बात है। मेरे से भी पी लेना, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन आपने पूछने थी? असद रहमान के बाद पूछनी है आपने बेटा? और कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? जी तो भाई कोई बात पूछनी है?